आज जो हम बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ रहे हैं ये हमारे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एमसीक्यू आएगा एग्ज़ाम में उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहला पार्लियामेंट, हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पहले आपको सिर्फ याद रखने के लिए अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट तो सिंपल बोलना रूलिंग पार्टी, पहले सुन लो लिखवा दूंगा मैं, रूलिंग पार्टी अपोज्ड बाय अपोजिशन पार्टी एंड हेडेड बाय स्पीकर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। लिखो पहले, ये मेरी लैंग्वेज में लिखो फिर मैं समझाता हूँ लॉ क्या बोलता है। पार्लियामेंट के ऊपर लिखो रूलिंग पार्टी अपोज्ड बाय अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी अपोज्ड बाय अपोजिशन पार्टी and headed by speaker is called parliament. Ruling party opposed by opposition party and headed by speaker is called parliament. ठीक है, लेकिन अब देखो हमारे लॉ मेकर ने पार्लियामेंट की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया है। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, सेंट्रल का। पार्लियामेंट हमेशा किसका होगा बेटा, सेंट्रल का, जिसमें कंसिस्ट होंगे कौन, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। 2 हाउसेस किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक स्टेट का होगा और एक हाउसेस जो होगा वो पब्लिक का होगा। क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं बेटा प्रेसिडेंट कौन होता है। तो देखो क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कलीग कंसिस्टिंग, पहला द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज कौन कौन, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। आप इसको ऐसे समझो बेटा, मैंने क्या बोला, इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे कौन है, यूनियन वाला, और स्टेट लेवल पे कौन है, स्टेट वाला। तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि इंडिया के अंदर में जो सेंट्रल असेंबली है उसमें 2 लोग हैं, कौन कौन, लोकसभा एंड राज्यसभा, और जो स्टेट की असेंबली है उसमें विधानसभा एंड विधान परिषद। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करेगा बेटा, मेंबर्स। कौन से मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, तो देखो लोकसभा के यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली कौन, विधानसभा और विधान परिषद। याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं क्या वो सिर्फ सेंट्रल के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए नहीं, सबके लिए करते हैं ना। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर कुछ बोला तो क्या सिर्फ सेंट्रल मानेगा, स्टेट नहीं मानेगा, सबको मानना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या बोला, उनका इलेक्शन भी कौन करेंगे, ये सब लोग मिलके। ठीक है, तो आप सीधा ऐसे याद रखो, सेंट्रल की असेंबली लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट की असेंबली विधानसभा एंड विधान परिषद। लिख लो, वहां पे लिखा हुआ ना बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसको अंडरलाइन करो और लिखो लोकसभा एंड राज्यसभा। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को अंडरलाइन करो, लिखो लोकसभा एंड राज्यसभा, लिखा। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को अंडरलाइन करो और क्या लिखोगे, विधानसभा एंड विधान परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद। चलो अब इतना समझ में आया प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, समझा। चलिए अब बात करते हैं सर पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान से याद रखना, इंडिया में प्रेसिडेंट की पावर है एग्जीक्यूटिव। कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या रोल बताया था, इम्प्लीमेंट। क्या रोल बताया था, इम्प्लीमेंट। तो इंडिया में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका क्या पावर है बेटा, एग्जीक्यूटिव। अच्छा ध्यान से एक बात सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसको डेलीगेट कर रखी है, प्रेसिडेंट को। मतलब इंडिया में जितने भी काम होंगे वो सब किसके कहने पे होंगे, प्रेसिडेंट के कहने पे होंगे। यानी जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा वो काम आप नहीं कर सकते। तो सारे काम किसके कहने पे होंगे, प्रेसिडेंट के कहने पे होंगे। सारे काम किसके कहने पे होंगे, प्रेसिडेंट के कहने पे। क्लियर है। चलो अब ध्यान से बेटा समझना, ये जो पावर दी गई इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा पावर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। यानी हाउ टू मैनेज द कंट्री, हाउ टू रन द कंट्री, ये सारा कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इनके एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन सी पावर इनके पास है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर।
सबसे पहला कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। क्या लिखा मैंने? दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब लॉ बनाना भी और उसको इम्प्लीमेंट करना भी, लॉ बनाना भी और जितने भी डिपार्टमेंट है उनके ऊपर कंट्रोल करने का पूरा पावर किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। क्लियर है? दूसरा पावर मिलिट्री पावर। दूसरा पावर क्या है बेटा? मिलिट्री पावर, यानी मिलिट्री को कमांड करना ये किसके पास है बेटा? प्रेसिडेंट के पास। जब कभी वॉर होता है ना दो कंट्री के बीच में, तो जो भी काम करेगा मिलिट्री वो किसके कहने पे करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब हाउ टू मेक द लॉ। बताया था ना, लेजिस्लेचर कौन होता है? जो लॉ बनाता है। नेक्स्ट जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब, ध्यान सुनो बेटा, याद है जब अपन ने कल एक बात पढ़ी थी कि सबसे पहला हम केस कहाँ फाइल करते हैं? पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। जब हमने कंपनी लॉ पढ़ा था तो NCLT, NCLAT और लास्ट बॉडी सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट में क्या बोला था? इसके रिगार्डिंग अपील पॉसिबल नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के रिगार्डिंग, लेकिन हाँ एक बंदा है जो चेंज कर सकता है। वो कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लो किसी पर्सन को उम्र कैद की सजा हुई है, ठीक है, अब वो पर्सन चाहता है कि मुझे रिहाई मिले, तो किसको रिक्वेस्ट करेगा? ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर उनको लगा कि हाँ इनको रिहाई देनी चाहिए, उनका भी नेचर सही हो गया, तो वो रिहाई देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये पावर सिर्फ किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्या बोला था ऑर्डिनेंस का मतलब? बताओ कितने आर्टिकल्स थे? 2 आर्टिकल। कौन कौन से? आर्टिकल 123 और दूसरा आर्टिकल 213। आर्टिकल 123 में किसका ऑर्डिनेंस है? प्रेसिडेंट का। और आर्टिकल 213 में स्टेट का। ये हमने पढ़ा था ना। तो आर्टिकल 123 में सेंट्रल का और आर्टिकल 213 में स्टेट का। बताओ ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? या तो प्रेसिडेंट। 123 में कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट। और 213 में कौन पास करेगा? गवर्नर। 123 में कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट। 213 में कौन पास करेगा? गवर्नर। क्लियर है? कल बेटा आप आए थे ना, कल आपको दिया था ना एक कॉपी एक्स्ट्रा। और कौन? हाँ उसको बोलो हो गया जाने को, बोलो जाने को, हो गया ख़त्म। हाँ CSWT का अटेंडेंस शीट देना, CSWT का, समझा? चलिए तो देखिए वहाँ पे आर्टिकल 123 करके लिखा हुआ है, पेज नंबर 17 पे हम आर्टिकल 123 करके लिखा हुआ है। पेज तो निकालो, दिया ना, यही तो है। हाँ पेज नंबर 17 देखो लिखा हुआ है पावर टू पास ऑर्डिनेंस। क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट ऑन सब्जेक्ट। मतलब जब पार्लियामेंट असेंबली में नहीं है तो लॉ कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट असेंबली में नहीं है तो लॉ कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज a special feature of Constitution of India. The ambit of this ordinance making power of the president is coextensive with the legislative power of the parliament. That is to say, it may relate to any subject in respect of which parliament has power. याद है जब मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया तो क्या बोला था? प्रेसिडेंट उसी मैटर पे लॉ बना सकता है जिस मैटर पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की है। क्लियर? याद रहेगा? चलिए अच्छा बताओ, जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है तो उस ऑर्डिनेंस को कितने वीक्स के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा के पास ले जाना होता है? 6 वीक। 6 वीक के अंदर में कहाँ लेके जाओगे? लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा 6 वीक कहाँ से काउंट करेंगे? जब पार्लियामेंट दोबारा से रीअसेंबल होगा। क्या बोला था? जब पार्लियामेंट वेकेशंस पे रहता है तो कौन लॉ बना देता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जब वेकेशन खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट का तो लोग आ जाएंगे, लोकसभा के मेंबर आ जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर आ जाएंगे। जिस दिन असेंबली हुई वहाँ से 6 वीक के अंदर में उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाना होता है। अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं अप्रूव हो गया तो नल एंड वॉइड। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया बेटा। अभी तक क्या क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, पार्लियामेंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं वो हमने सीख लिया, प्रेसिडेंट की पावर सीख ली और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैसे पास करता है वो सब सीख लिया। क्लियर?
अब आ जाइए राज्यसभा। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? राज्यसभा। अब ये नंबर्स याद रखना, ये नंबर्स आपके एमसीक्यू में पूछेगा। देखो टोटल मेंबर, द काउंसिल्स ऑफ स्टेट, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है बेटा? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा का नाम क्या है? या फिर आप बोल सकते हो काउंसिल ऑफ यूनियन। क्लियर है? चलिए देखिए कितने कितने मेंबर्स होते हैं? 12। जिसको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये सब याद रखना, आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूटीज। मैक्सिमम स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कितने होंगे? 238। कितने होंगे? 238 अटेंडेंस के लिए। क्लियर है? जो सेकंड कॉलम है ना साइन वाला, उसमें डाल देना CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे देखो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, कौन से मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा? तो जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी किस चीज में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इसमें क्या होनी चाहिए बेटा? आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। नाउ यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। आगे देखिए, representative of each state, they shall be elected by the elected member of legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। इसका मतलब क्या होता है? one person has one vote। मतलब क्या? जैसे मान लो आप लोग मुझे इलेक्ट करने वाले हो, ठीक है, तो ये जब मुझे वोट देगी तो इसका वोट सिर्फ 1 काउंट किया जाएगा। यानी सबके पास सिर्फ कितने वोट हैं? एक वोट है। आपका पार्लियामेंट में कितना स्टेक है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका वोट 1 ही काउंट किया जाएगा। आप कितने सालों से मेंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका वोट 1 ही काउंट किया जाएगा। 1 मेंबर 1 वोट। याद रहेगा? चलिए, तो समझ में आ गया। आपसे किसी ने पूछा राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 12 मेंबर किसके? प्रेसिडेंट के। एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 238, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इनके पास नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? लिटरेचर, फिर सोशल और साइंस और आर्ट्स। क्लियर है? चलिए अब आते हैं लोकसभा। देखिए लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट। यानी एडल्ट ही लोग वोट देते हैं ना, क्या माइनर वोट देते हैं? नहीं। अब देखो लोकसभा के टोटल मेंबर होते हैं बेटा 552। कितने? 552। चलो उसमें से 530 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा? स्टेट। 20 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा? यूनियन टेरिटरी। और 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये कौन होते हैं बेटा? मिक्स्ड वाले जो होते हैं ना, मतलब इंडियन भी है और फिरंगी भी है, इसको बोलते हैं एंग्लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट इन सच ए वे दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेट अलॉटेड टू ईच स्टेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल सेम फॉर ऑल स्टेट। सबके लिए क्या होगा बेटा? सेम ही रहेगा। याद रहेगा? चलो अब राज्यसभा के अगर टोटल मेंबर की बात करें तो 238, मैक्सिमम उतना ही होगा ना। और लोकसभा के टोटल मेंबर की बात करें तो 552। ठीक है, एग्जाम में यही पे MCQ आएगा। ठीक, चलो पहले यहाँ तक एक बार रिकैप कर लेते हैं। पार्लियामेंट का डेफिनेशन क्या बोला? रूलिंग पार्टी अपोज्ड बाय अपोजिशन पार्टी एंड हेडेड बाय स्पीकर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? देखो पीछे कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को? अभी हमने पढ़ा था, उसके मेंबर सेलेक्ट करेंगे। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स 238 और लोकसभा के टोटल मेंबर्स 552। जिसका बाइफर्केशन बताओ, 530 किसके होंगे? स्टेट के, और 20 और बाकी 2। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बेटा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की। अब बात किसकी करेंगे अपन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। चलिए सबसे पहला फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हेल्प के साथ एडवाइस किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। यानी ये लोग एडवाइस करते हैं और उस एडवाइस के बेस पे क्या किया जाता है बेटा, काम किया जाता है। देखो ग्राउंड लेवल पे जो काम करेगा वही एडवाइस दे पाएगा ना। मुझे बताओ, क्या आपने कभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कभी मीडिया में आते हुए देखा? नहीं ना, आ ही नहीं सकते, वो उनकी अथॉरिटी ही नहीं है। एक बात मुझे बताओ, तुम अगर एक बंद कमरे में रहोगे, क्या तुम्हें सोसाइटी की नॉलेज है, मार्केट की कुछ पता है? नहीं ना। मार्केट में घूम कौन रहे होते हैं, हमारे पीएम या फिर हमारे सीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये घूम रहे होते हैं ना। तो ये लोअर लेवल के जितने भी लोग होते हैं वो बात पहुंचाते हैं कहां तक, प्रेसिडेंट तक। नाउ प्रेसिडेंट क्या लेंगे, डिसीजन कि हमें करना है या नहीं करना है। क्लियर है, पक्का? चलिए नेक्स्ट है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी रिसेंटली मणिपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं ना। अब मुझे बताओ, क्या ये बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंची होगी? पहुंची होगी। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद से जानकारी मिलेगी? कभी नहीं, ये बात पहुंचानी पड़ती है। अगर मिनिस्टर्स ने बताया होगा तो ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता होगा, अदरवाइज नहीं। या न्यूज चैनल में दिखेगा तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। समझा? चलिए नेक्स्ट आते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अंडरलाइन द वर्ड। पीएम को कौन अपॉइंट करता है बेटा? प्रेसिडेंट। एंड अदर मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी पीएम को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट और जो अदर मेंबर्स होंगे काउंसिल के, उसको कौन अपॉइंट करेगा? पीएम। क्लियर है? तब क्या बनेगा? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, total number. The total number of minister including prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of member of house. ये याद रखना, ये परसेंटेज आपको एमसीक्यू में पूछेगा कि कितने परसेंट ऑफ मेंबर होते हैं पीएम और अदर काउंसिल को मिला के, कितने? मैक्सिमम 15%, उससे ज्यादा नहीं होंगे। याद रहेगा? आगे, सर इनकी ऑफिस टाइम कब तक रहती है? कोई लिमिट नहीं है बेटा, जिस दिन प्रेसिडेंट ने निकाल दिया उसी दिन खत्म। समझा? जैसे होता है ना, नॉर्मली हम बोलते हैं कि जॉब में तुम 5 साल के लिए रहोगे, यहाँ पे इनकी कोई जॉब फिक्स नहीं होती, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक। क्लियर? लेकिन प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद क्या होगा? चेंज। नेक्स्ट आते हैं, collective responsibility. The council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. मतलब जो हाउस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? काउंसिल्स। ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सिक्रेसी। ध्यान से, जितने मिनिस्टर यहाँ पे होते हैं ना बेटा, उनसे एक एनओसी साइन करवाई जाती है कि यहाँ की बातें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। समझा? कोई भी बातें लीक नहीं होती है बेटा, गलती से भी आपको लीक नहीं करना है। क्यों? जिस स्टेज पे आप बैठे हो ना बेटा, बहुत ही टॉप सीक्रेट बातें वहाँ पर डील की जाती है। और इमेजिन करो, वहाँ से अगर बातें लीक हो गई तो कंट्री में वॉर पॉसिबल है या नहीं है? वॉर पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सैलरी एंड अलाउंसेस। The salary and allowances of the minister shall be such as the parliament may for time to time by law determine, and until parliament so determine shall be specified in the second schedule. Underline the word second schedule. आपको अगर किसी ने पूछा कि सर सैलरी और अलाउंसेस कौन से शेड्यूल में है, तो क्या बोलोगे? सेकेंड शेड्यूल में। लेकिन सेकेंड शेड्यूल तब तक के लिए जब तक प्रेसिडेंट कुछ ना बोले, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोला तो फिर प्रेसिडेंट की सुनेंगे, सेकेंड शेड्यूल को नहीं सुनेंगे। तो एग्जाम में इसको ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सेकेंड शेड्यूल में और प्रेसिडेंट की बातों में कलेश हो जाए, किसकी सुनेंगे? प्रेसिडेंट की। याद रहेगा? तो सेकेंड शेड्यूल में और प्रेसिडेंट की बातों में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, अपन को सुनना किसका है? प्रेसिडेंट का। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब बात करते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, यानी अब हम स्टेट असेंबली की बात करेंगे। अभी तक हमने किसकी बात की? सेंट्रल असेंबली की बात की। अब किसकी करेंगे? स्टेट असेंबली। देखो क्या लिखा मैंने, एवरी स्टेट शैल हैव अ लेजिस्लेचर। बताओ, सेंट्रल के लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और स्टेट के लेजिस्लेचर को गवर्नर। याद रहेगा? सेंट्रल के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर को गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट, following a state have two houses, that is legislative council and legislative assembly. ये भी एमसीक्यू में बहुत पूछता है बेटा, ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहां पे स्टेट असेंबली में 2 काउंसिल्स के लोग बैठते हैं, सेंट्रल के भी और स्टेट के। देखो लिखा हुआ है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला है बेटा आंध्र प्रदेश, फिर है बिहार,
फिर है एमपी, फिर है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर यूपी। ठीक है, और बाकी जितनी भी स्टेट है ना उसमें से वन ही है बेटा, कौन सी? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा, जो टर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कितने टाइम तक है? क्या लिखा हुआ है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कॉन्स्टिट्यूट फॉर 5 years। कितने सालों के लिए रहती है? 5 सालों के लिए। द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years शैल बी ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। जैसे 5 साल खत्म, असेंबली खत्म। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या 5 साल से पहले असेंबली खत्म नहीं हो सकती? हो सकती है। कब? मेंबर्स होते हैं ना बेटा, कभी कभी देखा आपने न्यूज़ में, सर इस असेंबली के में इतने मेंबर्स को इन्होंने खरीद लिया, या इतने मेंबर्स यहाँ से वहाँ चले गए। मैम जब वोटिंग होगी परसेंटेज उतना होगा तभी तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन पाऊँगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे केस में भी क्या हो जाती है बेटा? स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। जैसे रिसेंटली ऐसा हुआ था ना अपने महाराष्ट्र में, इस्तीफा किसने दिया था? उद्धव ठाकरे जी ने। तो क्या हो गया? स्टेट की असेंबली खत्म ना। समझ में आया नहीं आया? पक्का? चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैक्सिमम कितने? 500 मेंबर, मिनिमम कितने? एंड मेंबर आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब बताओ, स्टेट असेंबली के मेंबर कैसे चूज किए जाते हैं? तो बेटा हर एक टेरिटरी में क्या होगा? वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो उस वोटिंग के बेसिस पे क्या हो जाती है? स्टेट असेंबली के मेंबर चूज किए जाते हैं। अच्छा आपने कभी देखा बीएमसी का वोट होता है? बीएमसी का हेड कौन बनेगा उसका ही वोटिंग होता है ना, तो वो बीएमसी की वोटिंग हो गई। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेशन बनने के लिए भी क्या होती है? वोटिंग। उसके मेंबर्स के बनने के लिए भी क्या होती है? वोटिंग। जैसे अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है वो कौन सा इलेक्शन होगा? वो कौन सा इलेक्शन है? सेंट्रल का, यूनियन यानी पीएम चूज किया जाएगा। तो हम स्टेट की असेंबली नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट सेंट्रल की। तो वो सेंट्रल की तरफ से वोटिंग होगी, याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनिमम कितने? 40 और मैक्सिमम कितने? 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और मैक्सिमम कितने बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली के? 500। तो 500 का 1/3 कितना हुआ? 160 पॉइंट समथिंग, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये हमारा खत्म हो गया बेटा क्या? स्टेट असेंबली। यहाँ पे आपको रट्टा मारने वाली चीज़ क्या है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दोनों हैं, और बाकी सब में सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव। बाकी सब में क्या है बेटा? 6 स्टेट हैं, 8 है। 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दोनों हैं। कौन कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी जितने भी स्टेट हैं ओनली 1 है। कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा किसकी? गवर्नर की। नेक्स्ट बात किसकी कर रहे हैं हम? गवर्नर की। चलो ध्यान से देखो बेटा, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को? प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट, ही होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जब तक बोलेगा तब तक आपको ऑफिस होल्ड करनी है। नेक्स्ट, 1 स्टेट 1 गवर्नर। एवरी स्टेट में कितने गवर्नर होंगे बेटा? एक ही गवर्नर होंगे, एक से ज्यादा गवर्नर नहीं होंगे। द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। मतलब एक ही इंसान 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, लेकिन एक ही स्टेट में 2 गवर्नर नहीं हो सकते। इसको ऐसे याद रखना, एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकते, बट एक ही तलवार डिफरेंट पर्सन के पास हो सकते हैं। याद रहेगा। तो एक स्टेट में एक ही गवर्नर, बट एक गवर्नर 2 डिफरेंट स्टेट का पॉसिबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर किसके हेड में होगा? ऑब्वियसली सी बात है, स्टेट गवर्नर। तभी मैंने क्या बोला था? स्टेट का लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर। और सेंट्रल का लॉ कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। पावर ऑफ गवर्नर क्या लिखा हुआ है? द गवर्नर पोजेस executive, legislation and judicial power as the president except that he has no diplomatic or military power। ध्यान से बेटा, प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर थी, गवर्नर के पास नहीं होती। मतलब मिलिट्री के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार ओनली किसका है? प्रेसिडेंट का। गवर्नर नहीं ले सकता। याद रहेगा? पक्का? चलिए
अब बताओ क्या बताया था, जिस तरीके से आर्टिकल 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है, वैसे ही आर्टिकल 213 में स्टेट के गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है। अच्छा बताओ ऑर्डिनेंस कब बनाए जाते हैं? जब स्टेट असेंबली क्रैश कर जाती है तब गवर्नर क्या बनाता है बेटा? ऑर्डिनेंस। वैसे ही जब पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन पे नहीं होता तो प्रेसिडेंट क्या बनाता है? ऑर्डिनेंस। वैसे ही स्टेट भी क्या बनाएगा? ऑर्डिनेंस। लेकिन कौन? गवर्नर। देखो क्या लिखा है, द गवर्नर पावर टू मेक ऑर्डिनेंस इज सिमिलर टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बट ध्यान से प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस होता है वो इंटायर कंट्री के लिए होता है, लेकिन स्टेट का ऑर्डिनेंस ओनली पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा। आगे, he can make ordinance only when the state legislature or either of two houses is not in a session। ठीक है, आगे, he must be satisfied that the circumstance exist। उसको भी ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गवर्नेंस बनाने की पावर, ऑर्डिनेंस बनाने की जरूरत है। अगर इस गवर्नर को लगता है कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए तो ही वो पास करेगा, अदरवाइज पास नहीं करेगा। नेक्स्ट, द गवर्नर मस्ट एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान से, गवर्नर डायरेक्ट अपना कोई डिसीजन नहीं लेगा, उसको मेंबर से कंसल्ट लेनी पड़ेगी। द ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन इट इज रीअसेंबल। बताया था ना, जब भी रीअसेंबल होगा तो आपको इसके पास लेके आना पड़ेगा। किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? विधानसभा और विधान परिषद से। And it shall be automatically ceases to have effect at the expiration of the 6 week। यही बताया था, सेंट्रल का ऑर्डिनेंस भी और स्टेट का ऑर्डिनेंस दोनों 6 वीक ऑफ रीअसेंबली में पहुंचना चाहिए। कहाँ? लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा या विधान परिषद। अगर 6 वीक में नहीं पहुंचा तो अपने आप डिसॉल्व, अपने आप डिसॉल्व। अब उस चीज़ों को पब्लिक नहीं मानेगी। आ रही ये बातें क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ सर, गवर्नर को पावर कौन देगा? प्रेसिडेंट। गवर्नर को पावर कौन देगा? और प्रेसिडेंट को? वो अपने आप में पावर है बेटा, पूरा पावर हाउस है। वो जैसा चाहे वैसे कंट्री को रन कर सकते हैं। समझ में आया? तो सारे डिसीजन किसके पास रहती है? उन्हीं के पास रहती है। यानी इंडिया में कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो गवर्नर हो, सबसे पहले किससे पूछेंगे? प्रेसिडेंट। उनके बिना बताए बिना आप कोई वर्क या फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक? यस। क्यों, क्या हो गया? कितना, हाँ कितना अच्छा चीज़ सिखाया जा रहा है। पहली बार अच्छा लगा देख के। अभी के अभी एक ही, अब मेरे बात करते ज़्यादा टाइम में ले लेना। चलो अब आते हैं बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। अभी तक हमने बात किसकी की? लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की। अब बात किसकी करेंगे अपन? जुडिशरी की। चलो सुनो, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ध्यान से बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 2 सबऑर्डिनेट कोड होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिविल कोर्ट और पहले बताओ सिविल कोर्ट कौन से केस को डील करेगा और क्रिमिनल कोर्ट कौन से केस को डील करेगा? क्रिमिनल। अब कैसे पता चलेगा ये केस सिविल है और ये केस क्रिमिनल है? क्या बताया था? अगेंस्ट इंडिविजुअल होगा तो सिविल केस है और अगेंस्ट सोसाइटी होगा तो क्रिमिनल केस है। और दूसरा तरीका क्या बताया था? कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है वो क्रिमिनल है और 3 साल से कम है वो सिविल है। याद रहेगा? तो 2 तरीके से जज करना है इसको। अगर अगेंस्ट द इंडिविजुअल है तो सिविल और अगेंस्ट द पब्लिक सोसाइटी है तो क्रिमिनल और 3 साल से कम है तो सिविल और 3 साल से ज़्यादा है तो क्रिमिनल। याद रहेगा? चलिए आज ये बेटा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। बताओ इतने दिन से, बचपन से अपन सुप्रीम कोर्ट सुन रहे हैं। इमेजिन किस दिन आपसे किसी ने पूछ लिया डिफाइन सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलोगे? वो तो दूसरा नाम है, वो तो दूसरा नाम है सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता क्या है? देखो क्या लिखा है मैंने। बिफोर इंडिपेंडेंस, पहले हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं। द प्रिवी काउंसिल वॉज द हाइएस्ट एपलेट अथॉरिटी फॉर द ब्रिटिश इंडिया। यानी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हमारे ऊपर कंट्रोल किसका था? तो ब्रिटिश इंडिया को हम क्या मान लेते थे?
हायर अथॉरिटी, और यही जो बोलता था वो डन, खत्म। इसके आगे कहीं जा सकते थे क्या? नहीं। इसका नाम क्या था पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही बोलते थे ना अपन। नेक्स्ट, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ले ऑन टू द फेडरल कोर्ट एंड हेंस टू द प्रिवी काउंसिल। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या बताया था? यहाँ पे दोनों होंगे, सेंट्रल और स्टेट का। The Supreme Court of India in this sense has inherited the jurisdiction of both Privy Council and the Federal Council। मतलब पहले जो हम ब्रिटिश बोलते थे, ब्रिटिश काउंसिल करके, वो आज के दिन क्या है बेटा हमारे लिए? सुप्रीम कोर्ट। हमारे लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट। यानी आज इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की बातें सबको माननी पड़ेगी। बस एक इंसान है जो चैलेंज कर सकता है उनकी बातों को, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बोला ना कि इंडिया का कर्ता धर्ता ही कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की बातों को चैलेंज कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा? यस। रिसेंट एक ऐसा जजमेंट बताओ जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ा। रिसेंट अभी हुआ है, हाल फिलहाल 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। बताओ, रिसेंट हुआ है अभी, इंस्टाग्राम पे देखा होगा बहुत। और अभी एक और मैटर ऐसा अभी चल रहा है हमारे कंट्री में जिसके ऊपर अगेन सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ तो वर्डिंग्स पक्का आएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट देख रहे लेकिन आएगा उनका वर्डिंग्स। रिसेंट जो हुआ था बेटा आज से 6 महीना पहले, वो था फार्मर्स बिल, यूपी के इलेक्शन से पहले, यूपी के इलेक्शन से कुछ 1 वीक या 2 वीक पहले फार्मर्स बिल। एक्चुअली फार्मर बिल को ऑर्डिनेंस ला के पास किया गया था, ठीक है। जब ऑर्डिनेंस ला के पास किया गया तो फार्मर बिल को चैलेंज कर दिया लोगों ने। जब लोगों ने चैलेंज किया तो कुछ महीने तक तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं चली थी। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तब उन्होंने देखा कि यस, फार्मर बिल्स में बहुत सारे फ्लंक हैं, और वो फ्लंक पहले भी था। जब वो बिल तो गवर्नमेंट जानबूझ के इसलिए फार्मर बिल को लेके आना चाहती थी ताकि फार्मर्स के हाथों से हक चला जाए, और ये सारा हक किसको मिले? कॉरपोरेट को। देखो फार्मर बिल में कमी क्या थी मैं समझाता हूँ। लोगों ने इसको बोला कि फार्मर बिल बहुत अच्छा है, बट फार्मर बिल बहुत गंदा था बेटा। कमी क्या थी उसमें? सुनो, फार्मर बिल जब इंडिया में आया था तो आपने सुना होगा ना, आजकल न्यूज़ चैनल में एक वर्ड बोला जाता है एमएसपी। सुना? एमएसपी यानी कम से कम कितना प्राइस होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो ये कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट। अब अभी क्या होता है कि इंडिया के अंदर में एजेंट वाला धंधा बहुत है। इंडिया आज इतना महंगा है जस्ट बिकॉज ऑफ एजेंसी, जस्ट बिकॉज ऑफ एजेंसी। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी कहाँ पे है? बताओ, सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी? नहीं, वो पॉलिटिशियंस के पास तो वो तो भंडार है। मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का धंधा इंडिया में कौन सा है? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वो पूरा ब्लैक का धंधा है। कैसे समझाता हूँ? जब हम कोई फ्लैट खरीदते हैं ना बेटा, फ्लैट का एक सर्कल रेट होता है। सर्कल रेट कौन डिसाइड करता है? वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, करेक्ट है। उसी को आज के दिन हम बोल देते हैं इट्स अ मार्केट वैल्यू। आपको पता है जो फ्लैट यहाँ पे 75 या 80 का मिलता है ना, वो फ्लैट का सर्कल रेट पता है कितना होता है? 40 to 45। यानी 40 to 45 का आपका फ्लैट है, लेकिन आपने बिल्डर से कितने में खरीदा? 75-80। वो 30 लाख रुपीज़ बिल्डर का ब्लैक मनी है। वो 30 लाख रुपीज़ बिल्डर का क्या है? ब्लैक मनी। और वो 30 लाख वो किस में लेता है? कैश में। 30 लाख वो किस में लेता है? कैश में। बाकी आपका स्टैम्प वैल्यू कितना दिखाएगा? 45, क्योंकि उससे कम तो वो दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि उससे कम दिखाएगा तो भी गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी तो नहीं पे लेगा, समझा? तो उससे कम वो दिखा नहीं सकता, तो फ्लैट का कॉस्ट ये लोग बढ़ा के रखते हैं। और एक फ्लैट के ऊपर इनको अप्रॉक्सीमेट मुनाफा होता है बिल्डर को, एक फ्लैट के ऊपर तकरीबन अगर 1 करोड़ का फ्लैट लिया है तो 40 लाख बिल्डर का मुनाफा है। 1 फ्लैट इतना कॉस्ट होता है। और इसमें एजेंट लोग जो होते हैं, एजेंट लोग कॉस्ट को फिर हाई करते रहते हैं, इन्फ्लेट करते रहते हैं, समझा? तो हम क्या डील कर रहे थे? बहुत, वही तो एजेंट होते हैं। तो देखो फार्मर बिल जब इंडिया में आया तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को क्या बोला कि हमने मिडिल मैन ख़त्म कर दिया। अब एक फार्मर अपना आर्टिकल किसी को ही बेच सकता है।
ठीक है, चलो लाइव एग्जांपल देके क्लास में समझाता हूँ। मैं फार्मर हूँ, ठीक है, और ये 3 मिडिल मैन है, ये 3 मिडिल मैन है और मैं फार्मर हूँ। तो मैं अपनी प्रोडक्ट आप तक पहुँचाना चाहता हूँ तो मुझे इन 3 मिडिल मैन का सहारा लेना पड़ेगा, करेक्ट है। अब ये क्या करते हैं मिडिल मैन, जिसको हम एजेंट बोलते हैं और इंडस्ट्री में इसको आरती बोलते हैं, आरती, ठीक है। तो मैं अपना एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मान लेता हूँ, पोटैटो लेके आया, अब पोटैटो इस मिडिल मैन ने मेरे से ख़रीद लिया, मान लेते हैं मुझसे 7 रुपीज़ पर केजी मिडिल मैन ने पोटैटो खरीद लिया, करेक्ट है। अब ये मार्केट में जाएगा, किसको बेचेगा, जो लोग होलसेलर होते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको बेचेगा। इसने उनको बेचा 17 में, यानी देखा जाए तो मेरे प्रोडक्ट का सीधा सीधा 10 रुपये पर केजी मुनाफा तो इसने कमाया फोकट का, बैठे बैठे। कुछ काम किया क्या, मेहनत की, कुछ नहीं। मेहनत तो मैंने की फार्मिंग में, मेरा 10 रुपये तो गया। तो मोदी जी ने क्या बोला, फार्मर बिल ला के हमने ये ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया, मिडिल मैन। अब मैं डायरेक्टली आपसे मिल पाऊंगा। चलिए अब मैं आपके पास गया डायरेक्टली, जब मैं आपके पास डायरेक्टली गया आर्टिकल खरीदने के लिए, ठीक है, तो आपने मेरे से आर्टिकल कितने में मांगी, 7 रुपये में। कितने में मांगी, 7 रुपये में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा था कि मेरी आर्टिकल है कम से कम कॉस्ट होना चाहिए 15, लेकिन आपने मांगी 7 में। क्यों, क्योंकि आपको पता था कि पहले भी तो कितने बेचता था। तो अभी मिडिल मैन हटा दिया तो मैंने क्या बोला, मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा, तो आपने आर्टिकल 7 में मांगी, मैंने आपको दी नहीं। मैं आर्टिकल लेके कहाँ गया, घर। मैं बड़ा फार्मर हूँ, करेक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास 10 ट्रक आलू है। अब आलू रखने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, करेक्ट। अब 10 ट्रक आलू मैं घर पे रख पाऊंगा, आलू को कहीं ना कहीं डालूंगा, क्या होगा, आलू मेरा ख़राब होगा। ख़राब होने के बाद आपने मुझे आर्टिकल नहीं बेचा। अब आप सब कौन हो, कॉर्पोरेट। आप सब कौन हो, कॉर्पोरेट। आप सब ने आपस में मीटिंग कर ली, कुछ भी हो जाए अमित का आलू 7 से ज़्यादा भाव नहीं होगा, कम हो सकता है ज़्यादा, देखते हैं अमित कितने दिन में टूटता है। मैं तो टूटूंगा ही ना, क्योंकि मेरे पास सिटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, आर्टिकल रखने की कैपेसिटी उतनी मेरे पास नहीं है। हाँ, उनको दूसरे रूम में बैठ, उनका नहीं भी लोगे चलेगा, वो इंटरवल है, सीएम इंटरवल है, सबने कर दिया। सुनो, तो अब मैं आर्टिकल नहीं दिया, कितने दिन तक अपने पास रख पाऊंगा, कुछ ही दिन तक। जब मेरी आर्टिकल ख़राब होने लगी मैं कहाँ जाऊँगा, फिर से तुम्हारे पास आ जाऊँगा और क्या बोलूँगा, ठीक है सर 7 में ही दे दो। अब आर्टिकल मेरी ख़राब होगी, अब तुम क्या बोलोगे, 7 में थोड़ी लूँगा, 5 रुपये। मुझे क्या हो गया, कॉस्ट से भी कम में मुझे बेचना पड़ा, ठीक है। जैसे मैं जानता हूँ, मेरे पापा फार्मर है, मम्मी भी थोड़ी मोड़ी फार्मिंग करती है। हम मुंबई में फूल गोभी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर, कितने ही खरीदते हैं एक पीस, 30 रुपीज़। मेरी मॉम बेचती है 3 रुपीज़, फार्मर है, 3 रुपीज़ में एक फ्लावर बिकता है, होलसेलर को जाता है, और फिर वो लोग अपने मार्केट में 30, 25, 20 फ्लावर बेचने। देखा कभी वेजिटेबल वाले को, पहले प्राइस बताएगा 25, बस 2 कदम आगे बढ़ाओ, मैडम 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 22, फिर 4 कदम आगे बढ़ाओ, क्या आप तो नाराज़ हो गए, 18 में लेके जाओ। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही आर्टिकल कॉस्ट डबल से ट्रिपल कर रखा है। और बार्गेनिंग देखनी हो ना तो बेटा जो बैंड्रा मार्केट, क्या बार्गेनिंग है, ज़ोरदार बार्गेनिंग है बैंड्रा मार्केट में। बस दुकान से कदम निकालो, एक कदम पे जाते ही 100 रुपये का डिस्काउंट होता है, और दूसरे से तीसरे चौथे कदम में तो 700 रुपये की आर्टिकल 300 में। इतना हाइपोथिकेशन वो बढ़ा के रखते हैं आर्टिकल्स को, तो इनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट। अभी सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है इंडियन फ्लावर मार्केट, फूल मार्केट। आपने देखा फूल गणपति के टाइम में जो माला नालायक 10 रुपये का नॉर्मल बेच रहा होता है ना, गणपति के टाइम में 100 रुपये। उनको पता है कि अभी मजबूरी है लोगों की, खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसी वजह से बेटा फार्मर बिल क्या हुआ था, अपोज हुआ था। क्यों, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। अब पता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। मतलब जब कोई लॉ मार्केट में आता है और उस लॉ को चैलेंज कर दिया जाता है तो वो लॉ चला जाता है कोर्ट के पास, किस चीज़ के लिए, रिव्यू करने के लिए। देखिए लॉ में क्या कमी है, और इस रिव्यू के बाद लॉ को या तो चेंजेस किया जाएगा या फिर नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। और वहाँ पे भी बेटा गेम था,
क्यों नल एंड वॉइड किया गया उस लॉ को, फार्मर बिल को? क्योंकि उस टाइम यूपी का इलेक्शन आने वाला था। अगर गवर्नमेंट नल एंड वॉइड नहीं करती तो यूपी के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। और यूपी और महाराष्ट्र, जो यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार, ये गढ़ है बेटा वोटर्स का। ये गढ़ है किसका? वोटर्स का। इसलिए 1 साल तक पहले गवर्नमेंट ने टहलाया उनको कि नहीं नहीं नहीं, हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही देखा कि अब हम इलेक्शंस हार जाएंगे, फटाफट उन्होंने अपना जजमेंट ही चेंज कर दिया। इतने दिन से कोर्ट बोल रही थी, कोई नहीं सुनवाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही देखा इलेक्शन हार जाएंगे, जजमेंट चेंज। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? पक्का? अच्छा, अभी किसने केरला स्टोरी देखी है? देखी? किसने देखी? किसने देखी केरला स्टोरी? अभी रिसेंटली एक मूवी आई है ना, केरला स्टोरी। क्यों आई? इतने साल पहले क्यों नहीं आई? आज ही क्यों केरला वालों को पता चला? हाँ, नहीं नहीं, इतने साल पहले क्या जो फिल्म मेकर थे, इतने साल से उनको हिस्ट्री नहीं पता थी? नहीं, एक्चुअली वो स्टोरी में सिर्फ 3 विक्टिम थे, 3 पर्सन, और दिखाया कितना गया? 32,000 मूवी के कास्टिंग तक थी। जब मूवी रिलीज़ हो गई तब उन्होंने खुद बोला सिर्फ 3। और ये क्यों किया गया? क्योंकि अभी केरला में क्या होने वाला है? इलेक्शंस चल रहे हैं ना, इसी वजह से, ताकि हम इस चीज़ को दिखा के क्या जीते? इलेक्शंस। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, लव जिहाद का एंगल आएगा कि हाँ हिंदू लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है फॉर कन्वर्जन। मोदी जी बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं बेटा, बहुत स्मार्ट गेम। उनको कितने लोग कितना स्मार्ट गेम वो खेलते हैं ना, कहाँ पे मुझे कौन सा एंगल चलाना है, बंदा बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए इतने सालों से नहीं आई थी ना, क्यों आज केरला के टाइम में आपने ये मूवी रिलीज़ की? आप 5 साल पहले भी रिलीज़ कर सकते थे, आज ही क्यों? ये सब पॉलिटिकल स्टंट होते हैं ताकि मुझे पॉलिटिक्स जीतना है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का मीनिंग समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा? हायर बॉडी। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जब जुडिशियल रिव्यू करेगा ना बेटा, तो वो ऑल कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ओनली स्टेट लॉ का कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू स्टेट लॉ का कर सकता है? यस। लेकिन क्या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू सेंट्रल लॉ का कर सकता है? नहीं। याद रहेगा। और जुडिशियल रिव्यू करके या तो लॉ में चेंज आएगा, या तो लॉ सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला तो मैंने यही लिखा, ये हाईएस्ट कोर्ट है, इसके ऊपर कोर्ट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपील एंटरटेन कर सकता है कौन से लॉ में? दोनों बेटा, सिविल और क्रिमिनल, दोनों लॉ में अपील एंटरटेन कर सकता है। ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट के पास एक और राइट है, बताओ क्या बताया था? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, रिट पिटीशन। कुछ याद आ रहा? देन एडवाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बेटा किसको एडवाइस दे सकता है? प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हाई कोर्ट। सम हाई कोर्ट एग्जिस्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ हाई कोर्ट बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी है। तो हाई कोर्ट किसके नीचे काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे देखो नीचे क्या लिखा मैंने। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नए हाई कोर्ट बनाए गए 1950 के बाद। प्रोविंस एस्टैब्लिश्ड हाई कोर्ट, मतलब जितने भी हाई कोर्ट 1950 से पहले के थे ना बेटा, उसको हम बोलते थे प्रोविजन हाई कोर्ट। यानी जो पहले वाले हाई कोर्ट्स बनाए गए थे किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। वो हाई कोर्ट आज भी हमारे हैं, ठीक है। और बाद में हमने कुछ नए हाई कोर्ट्स बनाए क्योंकि हमारे पास केस की पेंडिंग ज़्यादा होने लगी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स अथॉरिटी। ध्यान से बेटा, इनकम टैक्स अथॉरिटी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। कहने का मतलब क्या? सुनो, इंडिया में 2 बॉडी है, एक जुडिशियल और एक क्वासी जुडिशियल। मतलब जुडिशियल बॉडी का मतलब कोर्ट, और क्वासी जुडिशियल का मतलब है तो वो कोर्ट की तरह, दिख भी रहा है कोर्ट की तरह, फंक्शन भी कोर्ट की तरह, डिसीजन भी बाइंडिंग होता है कोर्ट की तरह, बट वो रियली में कोर्ट। और ये हमने क्यों अपॉइंट किए? ताकि कोर्ट का बर्डन कम किया जाए। किसका बर्डन कम किया जाए? कोर्ट का बर्डन। तो इनकम टैक्स के अंदर में हमने इनकम टैक्स का एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया जिसका नाम है ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब इनकम टैक्स की बातें सबसे पहले किसके पास जाएगी? ITAT के पास। और ITAT ने जजमेंट दिया, वो तुझे अच्छा नहीं लगा तो अपील कर ले हाई कोर्ट के पास। यानी हम डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कोर्ट में ऑलरेडी केस बहुत पेंडिंग है।
और कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है इन छोटे मोटे केसेस को डील करने के लिए, तो हमने क्या बना दिया इसके लिए अलग से क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्लियर है? आगे रेगुलर सूट का मतलब जो नॉर्मली अपन सिविल सूट और क्रिमिनल सूट फाइल करते हैं वो नॉर्मली कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में। मुझे बताओ, किसी को तलाक लेना है कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो? नहीं, हाई कोर्ट में। समझा? सिविल मैटर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। अब मुझे बताओ, आज तुमने ट्रेन का टिकट नहीं लिया और पकड़े गए, क्या वो तुझे हाई कोर्ट लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? सेशन कोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे ले जाके तुम्हारी हाई कोर्ट तक वो मैटर थोड़ी जाएंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या लगाओगे? जेल थोड़ी भेजोगे उनको, क्या कर सकते हो? फाइन लगाओगे या 1 महीने की मैक्सिमम जेल है। समझा? नेक्स्ट आ दो, रिट जुडिक्शन। हाई कोर्ट हैव द रिट जुडिक्शन, बताया था कौन से मैटर पे? दोनों, फंडामेंटल एज वेल एज अदर देन फंडामेंटल। कौन सा आर्टिकल नंबर था जल्दी बताओ? आर्टिकल नंबर हाई कोर्ट के रिट का? गलत, 32 तो था बेटा सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास रिट लगाए जाते हैं और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट। 32 में सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट फंडामेंटल एज वेल एज नॉन फंडामेंटल। चलो अब नीचे देखो, हमारे कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। देयर आर वेरियस सबऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, ओरिजिनल एंड एपेलेट फंक्शनिंग अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। सिविल कोर्ट आर क्रिएटेड मोस्टली अंडर द सिविल कोर्ट अंडर द ईच स्टेट एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मेनली अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीपीसी के अंदर में बेटा क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं। अब ध्यान से देखो, कोर्ट का बाइफर्केशन मैंने चार्ट के फॉर्म में नेक्स्ट पेज पे आपको समझा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट दो होते हैं बेटा, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल कोर्ट अगेन दो होते हैं, मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट बेटा दो होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जस्टिस मजिस्ट्रेट। अब देखो सिविल कोर्ट में दिखा हुआ है, सिविल कोर्ट में जनरली कौन सी आती है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो बातें होती है, कोर्ट ऑफ जजेस और मनसिफ्स। ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में ज़्यादा बेटा क्या है? कोर्ट ऑफ जजेस है, याद रहेगा। ध्यान से देखो क्या लिखा नीचे, इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज होता है, विद अ नंबर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अटैच टू द कोर्ट। मतलब एक ही कोर्ट में नंबर ऑफ जज हो सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जज क्यों? कभी कभी कोई केस टेक्निकल आ गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या क्रिमिनल मैटर जाएंगे? कभी नहीं, सिर्फ कौन से मैटर जाते हैं बेटा? सिविल। क्लियर है? क्रिमिनल मैटर अगर आपको लेके जाना है तो मजिस्ट्रेट के पास आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आ दो, बिलो द कोर्ट आर कोर्ट ऑफ जज, समटाइम कॉल्ड सबऑर्डिनेट जज एंड इन समटाइम मनसिफ्स। द कोर्ट आर क्रिएटेड अंडर द स्टेट लॉ। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी होते हैं वो सब किसके अंदर में आते हैं? स्टेट लॉज के अंदर में आते हैं। अब आ जाओ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। क्या कहलाते हैं ये? मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन। क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। Magistrate themselves have been divided by the code of criminal procedure into the judicial और executive magistrate। ठीक है, दो टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, कौन कौन से? जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। अब देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। जुडिक्शन इज कन्फाइंड टू द सर्टेन मैलिशियस केसेस विच आर इम्पोर्टेंस फॉर पब्लिक। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर तब आता है जब आपने जो क्राइम किया है वो पब्लिक के अगेंस्ट गलत किया है। 6172 में बैठो, किसके अगेंस्ट किया है? पब्लिक के अगेंस्ट। अगर आपने क्राइम पब्लिक के अगेंस्ट किया है तो मैटर किसके पास जाएगा बेटा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डू नॉट ट्राई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, प्रोसीडिंग डू नॉट एंड इन कन्विक्शन। ध्यान से याद रखेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जनरली जेल नहीं देता, क्या लगाता है? फाइन। क्या लगाता है? सिर्फ फाइन। वो जनरली आपको जेल नहीं देगा। अब आते हैं जस्टिस मजिस्ट्रेट। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास। ठीक है,
Judicial magistrate are subject to the control of a court of session, who also in itself a court of original jurisdiction. The power of magistrate of these two classes vary according to their grade. इनके grade होते हैं बेटा. The court of session can try all offence and has power to award any sentence prescribed by the law for the offence, but the sentence of death, ये अपने को याद रखना है बेटा, जो कोर्ट ऑफ सेशन है ना, वो डेथ की सज़ा नहीं सुना सकते. बस यही लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हाँ, सुनाना चाहते हो सुनाओ, लेकिन कन्फर्मेशन किससे लेके आओगे? हाई कोर्ट से. याद रहेगा. तो ये एमसीक्यू का सवाल पूछता है कि कोर्ट ऑफ सेशन किस टाइप का सज़ा नहीं सुना सकता, तो क्या बोलोगे? डेथ का सज़ा नहीं सुना सकता. लेकिन सुनाना है तो किससे कन्फर्मेशन लेके आओगे? हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेके आओगे. इन सम बिग सिटीज़ इंक्लूडिंग द 3 प्रेसिडेंसी टाउन अहमदाबाद एंड दिल्ली, द मजिस्ट्रेट आर कॉल्ड मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट. मतलब मेट्रो सिटीज़ में इसी का हम नाम क्या बोलते हैं? मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट. ठीक है. आगे देखो. फर्दर इन सम बिग सिटीज़ इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी टाउन अहमदाबाद, हैदराबाद, द सेशन कोर्ट इज कॉल्ड एज सिटी सेशन कोर्ट. ठीक है. ये सारे वर्ड पढ़ के जाना बेटा, एग्जाम में एमसीक्यू में ये सारे वर्ड आपको पूछेगा. लास्ट बात करते हैं बेटा ट्रिब्यूनल्स. ध्यान सुनो. ट्रिब्यूनल्स अगेन ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है. हर एक एक्ट के अंदर में इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें अपना खुद का ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, और वो वाले एक्ट हैं जहाँ पे पब्लिक स्टेक ज़्यादा है. जैसे आप सबको अभी कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं अपन, कंपनी लॉ में भी ट्रिब्यूनल है. बताओ नाम क्या है उसका? NCLT और NCLAT. ठीक है. ऐसे ही इनकम टैक्स के भी ट्रिब्यूनल का नाम बताया. क्या बताया? इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, है ना. ऐसे ही बेटा सेबी. सेबी किस में डील करता है? स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट का भी अपना ट्रिब्यूनल है, सैट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है. तो जो एक्ट ऐसा है जो ज़्यादा पब्लिक में डील करता है, सबके लिए क्या बना दिया गया? अपना अपना ट्रिब्यूनल. और ये सारे ट्रिब्यूनल्स क्या कहलाते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडीज. चलो नीचे लिखो सम ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया. सम ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया कहीं पे भी डाल दो, ऊपर भी स्पेस खाली है. सम ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया. ठीक है. चलो सबसे पहला लिखो लेबर लॉज. लेबर लॉज के अंदर है बेटा 3 ट्रिब्यूनल्स हैं. पहला लिखो लेबर कोर्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और तीसरा नेशनल ट्रिब्यूनल. लेबर कोर्ट के अंदर में 3 ट्रिब्यूनल्स हो गए. कौन कौन से? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल्स. करेक्ट है. चलो दूसरा लिखो कंपनीज एक्ट. चलो ये तो नाम तुम लोग खुद से लिखो. कौन कौन सा है कंपनीज एक्ट में? NCLT और NCLAT. NCLT और NCLAT. अच्छा ध्यान से, LLP वाला जो एक्ट है ना, LLP सुना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसका भी ट्रिब्यूनल NCLT और NCLAT ही है. याद रहेगा, लिख लो. LLP का भी कौन सा है बेटा? कंपनीज एक्ट का क्या था? NCLT और NCLAT. LLP का भी सेम है, NCLT और NCLAT. अब बताओ इनकम टैक्स का कौन है? अभी बताया था ITAT, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल. इनकम टैक्स का कौन है? ITAT, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल. कस्टम का लिखो. कस्टम, कस्टम समझते हो? कस्टम एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. कमिश्नर अपील ऑफ कस्टम. कमिश्नर अपील ऑफ कस्टम. और इसके ट्रिब्यूनल का नाम है बेटा सैस्टेट. CESTAT. CESTAT, सैस्टेट. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल. सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल.
सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एपलेट, ये पीछे देते ना, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल्स। तो ये कुछ ट्रिब्यूनल्स के ऑफिस कहाँ हैं? इंडिया में, याद रहेगा। ऐसे और भी है, जब धीरे धीरे इनकम एक्ट्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको और ट्रिब्यूनल्स की जानकारी मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए बता दिया इतने ट्रिब्यूनल्स हैं। तो ये हमारा आज जाके बेटा इन टोटलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुल्ली ख़त्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 4-5 बार पढ़ना, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं।